हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अगर आप भूगोल से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी को पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये भूगोल का यूपी बोर्ड कक्षा 11 का ये भूगोल है। पाठ का पहला नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो आप इसमें यही पढ़ेंगे कि भूगोल कैसे एक विषय के रूप में बन गया। तो पहला चीज़ आपके सामने आता है भूगोल का अर्थ है। भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफोज। कहीं आप इसको ग्राफिया भी पढ़ेंगे पाएंगे, कहीं आप ग्राफोज। तो यहाँ मैंने ग्राफिया लिखा हुआ है। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जियो, दूसरा का ग्राफिया, GRAPHYA। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या लिखना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो आपकी परिभाषा यानी आपका अर्थ बना है अभी। भूगोल का अर्थ है ये परिभाषा, भी मैं बाद में बताऊंगा। ये परिभाषा के रूप में भी काम करता है। तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या लिखना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। कब आपको परिभाषा लिखना है, कब आपको अर्थ लिखना है, वो भी मैं बताऊंगा। जब आपको बोले कि भूगोल का अर्थ लिखिए तो आप भूगोल का अर्थ यही लिखेंगे कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या लिखना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। यदि आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो जिस तरह मैं लिखा हूँ ये सब पूरी तरह इसी तरह लिखेंगे आप। तो परिभाषा देखिए भूगोल की कैसे बनती है। विभिन्न प्रकार के विद्वान जो हैं उन्होंने भूगोल की परिभाषा दी है। तो आप परिभाषा देखिए। भिन्न ये भी पूछता है कि विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा भूगोल की परिभाषा दीजिए। जैसे पहली परिभाषा आपके सामने आती है टालमी के अनुसार। टालमी ने क्या भूगोल की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा, यहाँ पर देखिए परिभाषा है, ये टालमी के अनुसार है, ये एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं। तो टालमी जी ने क्या कहा, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखलाता है। इन्होंने कहा कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखलाता है। तो आपको इसको याद कर लेना है। आपको मैं सिंपल सरल परिभाषा छाँट कर दिया हूँ। ये परिभाषाएं बहुत लंबी हैं लेकिन इनको सरल रूप में लिखा जाता है। तो मैंने एकदम सरल रूप में लिखा हुआ है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखलाता है। यह परिभाषा कौन दिया है, यह परिभाषा टालमी ने दिया है। यह बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्वर्ग भूगोल को पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखलाने वाला परिभाषा कौन दिया था। तो टालमी अगर दिया रहेगा तो आप उस पर टिक कर देंगे। तो आप दूसरा क्या है, हेटनर ने आए। हेटनर जी भी एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं। तो इन्होंने क्या भूगोल की परिभाषा दी। अगर आप भूगोल की परिभाषा पूछे तो आप या तो टालमी का लिख दीजिए या तो हेटनर का लिख दीजिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फालतू की बकवास लिखने से अच्छा है कि आप क्लास 11th में हैं, आप किसी भी भूगोलवेत्ता की परिभाषा लिख दें। तो हेटनर की ने क्या परिभाषा दिया, इन्होंने कहा भूगोल एक क्षेत्र विवरण का विज्ञान है। यानी कोई क्षेत्र है उसका विवरण करना या विश्लेषण करना ही क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। तो भूगोल एक क्षेत्र विवरण का विज्ञान है, यह कथन किसका है, यह कथन हेटनर जी का है। तो अब आप देखिए, आप भूगोल की परिभाषा समझ लीजिए, भूगोल का अर्थ समझ लीजिए आप। तो आप समझ ही गए होंगे कि भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है। तो अब मैं आपको भूगोल की शाखाएं बताता हूँ। तो भूगोल की शाखाएं, भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक प्राचीन काल की शाखा, एक वर्तमान काल की शाखा। तो प्राचीन काल की शाखा को भी 5 भागों में बांटा गया है और वर्तमान काल की शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो आप पहले देखिए प्राचीन काल की शाखाएं। तो प्राचीन काल की जो शाखाएं हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्राचीन काल की शाखाओं को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे मैंने पहले बताया। पहला क्या है, खगोलीय भूगोल। दूसरा क्या है, यात्रा भूगोल, संसाधन भूगोल, गणितीय भूगोल, मानचित्रांकन भूगोल। यदि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। तो खगोलीय भूगोल क्या है, भूगोल की शाखा यानी प्राचीन काल की वह शाखा या भूगोल की वह शाखा जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का आज का अध्ययन किया जाता है, वह खगोलीय भूगोल कहलाता है। इसमें आप यह परिभाषा लिखेंगे। अगर पूछे खगोलीय भूगोल की परिभाषा लिखिए तो आप खगोलीय भूगोल की परिभाषा यही लिखेंगे जो मैं बोला हूँ। यात्रा भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें यात्राओं का अध्ययन किया जाता है, दूर दूर तक के, कि एक देश से दूसरे देश या अपने देश के अंदर ही यात्राओं का जो अध्ययन किया जाता है वो यात्रा भूगोल के अंदर आता है। तीसरा आपका आता है संसाधन भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसमें संसाधनों का अध्ययन किया जाता है वह हमारा संसाधन भूगोल कहलाता है। जैसे खनिज तेल, उर्वरक, मिट्टी आदि, तेल,
ये सब क्या होंगे, आपके ये सब पोटास, जिंक और आपके कार्बन और आपके ये कोयला और आपके सोना, लोहा, चांदी, ये सब क्या आ जाएंगे, संसाधन भूगोल। तो भूगोल की वह शाखा जिसमें आपके लोहा, चांदी, सोना, तांबे, पितरी आदि का अध्ययन किया जाता है, वह आपका संसाधन भूगोल हो जाएगा। जल भी आपका आ जाएगा। समस्त चीज़ें जो पृथ्वी के अंदर या ऊपर हैं, जो उपयोग में लाई जाती हैं, वही संसाधन कहलाती हैं। गणितीय भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें गणितीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है, वह गणितीय भूगोल कहलाता है। मानचित्रांकन भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानचित्रों का, यानी दूर दूर तक जो यात्रा की जाती हैं या किसी क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए जब मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है तो वह भूगोल मानचित्रांकन भूगोल कहलाता है। तो आप इतना समझ गए भूगोल की शाखाएं। भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक प्राचीन काल की शाखा, दूसरा का वर्तमान काल की शाखा। प्राचीन काल की शाखा को 5 भागों में बांटा दिया गया है: खगोलीय भूगोल, यात्रा भूगोल, संसाधन भूगोल, गणितीय भूगोल, मानचित्रांकन भूगोल। मैंने इन सब का परिभाषा भी बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ वर्तमान काल की शाखा। तो वर्तमान काल की शाखा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। तो यह आपको इतना विशेष में नहीं पढ़ना है, तो पर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मानव भूगोल जो है आपको कक्षा 11 में मिलेगा। मानव भूगोल पहला ही पाठ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा 11 में बस आपको हिंट दिया है कि आप समझिए। तो भौतिक भूगोल क्या होता है, वो परिभाषा आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो। भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक भूगोल कहलाता है। भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक तत्वों के उदाहरण कौन कौन से हैं? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन, किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन, जलवायु का अध्ययन, ये सब आपके आ जाएंगे भौतिक भूगोल। मानव भूगोल क्या होता है? भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, भूगोल की मानव भूगोल किसे कहते हैं, ये आप समझ लीजिए। मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह मानव भूगोल कहलाता है। यह आप लिख दीजिए, परिभाषा रैटजेल के अनुसार है। तो ये आपको कक्षा 12 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तब पर भी आप जानते रहिए। आप परिभाषा लिख लिए। मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह आपका मानव भूगोल कहलाता है। ये रैटजेल के अनुसार है। अब आपकी अगली टॉपिक है मानव भूगोल के उपागम। मानव भूगोल के कुछ प्रमुख उपागम हैं, यह आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें जरूर अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। तो भूगोल के प्रमुख उपागम 4 हैं। कौन कौन से हैं? क्रमबद्ध उपागम, दूसरा का है प्रादेशिक उपागम, तीसरा है पर्यावरण उपागम, चौथा है विश्लेषणात्मक उपागम। तो मैं इनको क्रम वाइज मैं इनकी परिभाषा बताता जाऊंगा, आप लोग समझते जाइए। तो पहला आपके स्क्रीन पे है, क्रमबद्ध उपागम किसे कहते हैं? तो जब किसी क्षेत्र या प्रदेश का हम एक क्रमबद्ध के रूप में अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु का अध्ययन करना, वहाँ के वनस्पतियों का अध्ययन करना, मिट्टी का अध्ययन करना। एक बार मैं आपको और रिपीट करूं, जब किसी क्षेत्र या प्रदेश का हम एक क्रमबद्ध के रूप में अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर प्रदेश में वनस्पतियां कैसी पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो ये आपका क्रमबद्ध उपागम कहलाएगा। इसे हम क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। प्रादेशिक उपागम, आपकी उपागम लगभग सेम रहेंगे, लेकिन आपको उसमें डिफरेंस समझना होगा, क्या इसमें अलग है। तो आपका दूसरा आता है प्रादेशिक उपागम। जब हम किसी प्रदेश को कई क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन करते हैं तो उसे हम प्रादेशिक उपागम कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश एक है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे वाराणसी है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, ये आपका आजमगढ़ आ जाएगा। तो देखिए, इसको समझिए, जब हम किसी प्रदेश को कई क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन करते हैं तो उसे प्रादेशिक उपागम कहते हैं। जैसे बनारस की मिट्टी कैसी है, जौनपुर की मिट्टी कैसी है, आजमगढ़ की मिट्टी कैसी है, आपके सुल्तानपुर की मिट्टी कैसी है। यहाँ फिर इसके बाद इनमें वनस्पतियों की भिन्नता, इनमें जानवरों की भिन्नता, इनमें बोली जाने वाली भाषाओं की भिन्नता का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम प्रादेशिक उपागम कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा नोट कर लीजिए, मैं बहुत ही खोज के लिखा हूँ, बहुत ही सरल परिभाषा।
तीसरा आपका आता है पर्यावरण। जब हम किसी क्षेत्र के पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो उसे हम पर्यावरण उपागम कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए, चलो उत्तर प्रदेश को छोड़ो, आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार का वातावरण पाया जाता है। जब हम किस प्रकार के वातावरण हैं, सिर्फ आप वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कि वहाँ पर दोनों स्थितियाँ समान हैं। जब हम इस प्रकार के किसी भी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं तो हमारा पर्यावरणीय उपागम कहलाता है। जब हम किसी क्षेत्र के पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो उसे हम पर्यावरणीय उपागम कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको चौथा उपागम बताता हूँ। चौथा है आपका विश्लेषणात्मक उपागम। जब हम किसी प्रदेश का विश्लेषण करते हैं, क्या पाया जाता है क्या नहीं, तब वह विश्लेषणात्मक उपागम कहलाता है, यानी विश्लेषण करना। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर का विश्लेषण करना है कि जम्मू कश्मीर में क्या खेती हो सकती है अच्छी, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, क्या वहाँ चावल की खेती हो सकती है, क्या वहाँ गेहूँ की खेती हो सकती है, क्या वहाँ खनिज तेल पाए जाते हैं। तो जब हम इस सभी चीज़ों का किसी क्षेत्र विशेष में विश्लेषण करते हैं तो वह हमारा विश्लेषण उपागम कहलाता है। तो आप लोग बहुत ही सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए भूगोल का अन्य विषयों से संबंध है। तो पहला देखिए आपका है भूगोल का जीव विज्ञान से संबंध है। ये भी आपको पूछा जाएगा कि भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है। भूगोल में हम विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं और जीव जंतुओं से हम जीव के बारे में, वह कैसा रहता है उसके अंदर के बारे में, हड्डी मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। यानी भूगोल में हम सीधे अध्ययन करते हैं कि जीवों का अध्ययन करते हैं। बस भूगोल में हम विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जीव विज्ञान में हम जीव के बारे में, वह कैसा रहता है, उसके अंदर हड्डी मांसपेशी कैसी है, इन सभी का अध्ययन करते हैं हम कहाँ, जीव विज्ञान में। उसी प्रकार भूगोल का वनस्पति विज्ञान से संबंध है। हम भूगोल में पढ़ेंगे कि भूगोल में हम विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ों का अध्ययन करते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान में हम उस पेड़ के शाखाओं के बारे में, उसकी क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यानी हम बस भूगोल में पढ़ेंगे वनस्पति कैसी है, कहाँ पाई जाती है, लेकिन अगर उसके बारे में अध्ययन करना हो गहराई से तो हम वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। तो आपको यही बस लिख देना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना रहता है। तब पर भी लोग नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं रहता है क्या लिखना है। तो भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध देखिए। भूगोल में हम आयात निर्यात तथा व्यापार का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार हम अर्थशास्त्र में भी हम आयात निर्यात तथा व्यापार का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूगोल का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। यह कैसे भिन्न है, आप देखिए यहाँ पे भूगोल में हम आयात और निर्यात किसी वस्तु का अध्ययन करेंगे, लेकिन अर्थशास्त्र में हम यह पाएंगे कि यह कितनी मात्रा में आयात निर्यात किया जा रहा है, इसका मूल्य में उतार चढ़ाव कितना है, यह सब हम अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। तो अब नीचे देखिए आपका भूगोल का समाजशास्त्र से संबंध। भूगोल में हम व्यक्ति के रहन सहन, उसके वेशभूषा, खान पान का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी हम समाज में उपस्थित व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। लगभग दोनों में समानता पाई जाती है, भूगोल का अध्ययन और समाजशास्त्र में अध्ययन। हम भूगोल में यह देखते हैं व्यक्ति के खान पान, रहन, वेशभूषा भी भूगोल में पा सकते हैं। उसी प्रकार समाजशास्त्र में हम इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़िए भूगोल का गणित से संबंध है। जिस प्रकार देखिए आप भूगोल में हम विभिन्न आंकड़ों को दिखाते हैं कि कितना उत्पादन हुआ है, कितना व्यापार हुआ है, और गणित में भी हम विभिन्न प्रकार के आंकड़े को एकत्रित करते हैं। यानी भूगोल का गणित से कैसे संबंध है, भूगोल में आप विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को दिखाते हैं कि कितना उत्पादन हुआ है, लेकिन उन आंकड़ों को कैसे निकाला जाता है, तो इन सब का गुणा उड़ा कर कैसे किया जाता है। आप गुणा करेंगे यानी भाग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तभी कोई आंकड़ा निकलेगा। तो बस आंकड़ा को निकाल कर जब प्रदर्शित किया जाता है, किसी भी आंकड़े को जब दिखाया जाता है तो उत्पादन यानी कोई उत्पादन कितना हुआ है उस आंकड़े को दिखा दिया जाता है। तो इसका हम जो अध्ययन करते हैं भूगोल में करते हैं। लेकिन एक आंकड़ा कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार निकाला जाता है, इन सभी आंकड़ों का हम गणित में अध्ययन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया भूगोल का गणित से संबंध। भूगोल में हम विभिन्न आंकड़ों को दिखाते हैं कि कितना उत्पादन हुआ है, कितना व्यापार हुआ है, और गणित में भी हम इन्हीं विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। यानी भूगोल में हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को जैसे कहा है तैसे दिखा देते हैं, लेकिन हम गणित में उन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं कि उन आंकड़ों को कैसे निकाला जाता है,
कैसे उन आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम गणित में देखते हैं। तो इसी प्रकार भूगोल का और गणित से संबंध है, तो आप इन परिभाषा को लिख लीजिए। अब कुछ मेन तथ्य हैं जिनको आपको समझना होगा। तो पहला है भूगोल शब्द का प्रयोग। यहाँ पर आप देखिए, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। भूगोल का पिता इन्हें कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 1 नंबर के लिए कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इराटोस्थनीज ने किया था। इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। कौन सा विषय कालिक का संश्लेषण करता है? तो इसका उत्तर है इतिहास। इतिहास जो विषय है वो कालिक संश्लेषण करता है, यानी पुरानी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य जो है, यहाँ पर आप देखिए भूगोल क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो ये कथन जो है रिचर्ड के अनुसार है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये भी क्या है? एक परिभाषा ही है भूगोल का, रिचर्ड के अनुसार। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, यानी धरातल जो पृथ्वी है उसकी भिन्नता, यानी जैसे उत्तर प्रदेश में कैसा धरातल है, जम्मू कश्मीर में कैसा धरातल है, इन सभी भिन्नताओं का अध्ययन करना ये भूगोल कहलाता है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। तो इसमें अगर उद्देश्य पूछ लिया जाए तो भूगोल का उद्देश्य क्या है, तो सबसे बढ़िया उत्तर निकल के आता है, आप रिचर्ड की परिभाषा यही लिख दीजिए। फिर एक अच्छा तथ्य और आता है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यानी जो भूगोल है धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों का भिन्नता का अध्ययन करता है। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो है आपकी यहीं से पठारी क्षेत्र शुरू हो जाते हैं। तो अब आप ये इधर देख लीजिए, आपके उत्तर प्रदेश हैं, ये सब समतल मैदानी क्षेत्र हैं। तो ये किस प्रकार इन लोगों का क्षेत्र भिन्न है, इन्हीं सब भिन्नता एवं तथ्यों का अध्ययन हम करते हैं।